नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। मेरा नाम अविनाश है और मैं दृष्टि से आपको बिहार समग्र कंप्लीट करवा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। कल हमने इसमें पुर्तगालियों के बिहार में आक्रमण से वहाबी आंदोलन तक, कहाँ तक, वहाबी आंदोलन तक कंप्लीट कर लिया था। सारे विद्रोह जनजाति भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 1857 से पढ़ना है हमें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के, पॉलिटी के, उसके बाद से ज्योग्राफी, साइंस, इन सब के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। केबीसी नैनो के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे आपको पूरे साल का, और मई का करंट अफेयर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति से। और अगर 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट चैनल होगा ये। आप जाके पहले प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब करना। ओके, चलो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है कि 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, जिसका नाम होता है बाबू कुंवर सिंह, है ना। ये क्वेश्चन बीपीएससी का बंधा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। अगर पेपर टफ बनाना होगा तो जो चीज़ें पूछेगा उसको हम पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए किया गया प्रथम सामूहिक प्रयास था, ऐसा माना जाता है। इससे पहले भी कई सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे पाइका विद्रोह है। 2018 में भारत सरकार ने घोषित किया कि हम इसको ऑफिशियल तौर पे पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित करेंगे। उड़ीसा में हुआ था, बक्सी जगबंधु जी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन अभी तक 1857 को ही पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। पहली बार इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसको अपनी बुक, जिनका नाम है 1857 विद्रोह, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857, उनके बुक का नाम है, वीडी सावरकर जी के बुक का। और उसी में उन्होंने पहली बार बताया था कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था ये। जहाँ तक बिहार के 1857 की क्रांति का उद्भव का प्रश्न है, तो इसके मूल में अधिकांश वही कारण जिम्मेवार हैं जो कि भारत के अन्य भागों के लिए जिम्मेदार रहे। कल हमने सारे कारण देख लिए थे विद्रोह के, कि सामाजिक कारण थे, कुछ आर्थिक थे, कुछ धार्मिक थे, कुछ राजनीतिक कारण थे। उसके बाद से अलग अलग कारणों के कारण विद्रोह होते रहे समय समय पर, लेकिन ये सबसे बड़ा विद्रोह था। इस समय बिहार में पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्र वहाबी आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। कल ही हमने किया था, इनायत अली वगैरह सब का नाम आता है, और सैयद अहमद बरेलवी का नाम आता है। सर उनके नाम में नहीं लगाया हुआ है। वहाबी आंदोलन, जिसके कारण ये ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने को आतुर थे। इस आंदोलन को दबाने के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने इन पर कठोर कार्रवाई की। किन पर? वहाबियों पर। वहाबी आंदोलन जो चल रहा था, जिसका पटना केंद्र था, इन पर किया है। अगर आपने हिस्ट्री का इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, फिर इसको देखना, अच्छे समझ में आएगा। ओके, इस आंदोलन को दबाने के क्रम ब्रिटिश सरकार ने इन पर कठोर कार्रवाई की, जिसके विरोध में इनके महत्वपूर्ण नेता सड़कों पर उतर आए। 1857 की क्रांति का हिस्सा बन गए। ब्रिटिश काल में कृषकों और शिल्पकारों में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अलावा इनमें भी आक्रोश था। पता ही है आपको, बेरोजगारी और कुटीर उद्योग, इन सब का बेरोजगारी बढ़ गया था। कुटीर उद्योग जो थे भारत के, उनका विनाश हो गया था पूरी तरह से। इस क्रांति का एक प्रमुख कारण जमींदारों और सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियां भी थी। जमींदार सामंत के विरुद्ध, है ना, क्योंकि जिन्होंने भी नेतृत्व किया अक्सर वो संभ्रांत वर्ग से बिलोंग करते थे 1857 के विद्रोह में। ओके, अपने अधिकार की समाप्ति के कारण यह वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा था, जमींदार वर्ग। इसलिए वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, देखो हर कोई भी क्रांति होती है ना, उसका दो कारण होता है। एक होता है कि बहुत सारे कारण इकट्ठा हो गए हैं, कि चलो आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया, जो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं शोषण। एक होता है कि उस चीज़ को ट्रिगर किस चीज़ ने किया, यानी कि तात्कालिक कारण क्या था, किस चीज़ के कारण वो शुरू हो गया अचानक से, है ना। तो इसी के यही दिया हुआ तात्कालिक कारण क्या था, कि दानापुर कैंट में चर्बी वाले कारतूस की घटना, इस घटना ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के सैनिकों में आक्रोश भर दिया, जिसके कारण विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। तात्कालिक कारण जब भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी नामक गांव से हुई। यहाँ 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा एक अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई। इनका नाम याद रख लेना। 1857 के देवघर जो अभी झारखंड में है, वहीं पर हुई थी शुरुआत। उस समय वो बिहार का ही भाग था, तो सबसे पहले 12 जून को वहीं पर हुई थी बिहार में क्रांति की शुरुआत। रोहिणी नामक गांव थी, जहां पर मेजर नॉर्मन लेस्ली को गोली मार दी थी, किंतु यह विद्रोह असफल रहा। तीनों भारतीय सैनिकों को मृत्युदंड दे दिया गया। धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैल गई। 3 जुलाई को पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में, जो एक किताब विक्रेता थे, के संघर्ष की शुरुआत हुई। इस विद्रोह के दमन के प्रयास में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया। अफीम व्यापार का एजेंट कौन था उसमें बिहार में? अंग्रेजी एजेंट लॉयल। इसकी हत्या हो गई।
पटना कमिश्नर टेलर, बहुत बार नाम पूछा है, ने विद्रोह के दमन हेतु कठोर कार्रवाई की, अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया और 16 अन्य को मृत्युदंड दे दिया गया। मुजफ्फरपुर में, अब डेट इसलिए याद रखना क्योंकि बीपीएससी कभी कभी घूम जाता है इसका सर, तो वो डेट पूछ लेती है ना, कोई औचित्य नहीं है इन चीज़ों को पूछने का, आप पता नहीं क्या चाहते हो स्टूडेंट से। मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। 25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने शाहबाद जिले में जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 30 जुलाई तक ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू हो गया था 30 जुलाई तक, किंतु धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को भी विद्रोह ने अपने आगोश में ले लिया। विद्रोह फैलता ही जा रहा था। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह जी की भूमिका क्या थी, अभी इसको पढ़ लेते हैं, इसी से क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा। 1857 की क्रांति का महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह का जन्म वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर के राजपूत जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह था, जो भोज राजवंश से संबंधित थे। देश प्रेम तथा विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना उन्हें विरासत में मिली थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नायक वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। राज्य में इस क्रांति के सफल नेतृत्व का श्रेय उन्हें जाता है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने जब शाहबादपुर पहुंचकर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया, तब अंग्रेजों के मन में एक भय उत्पन्न हो गया था और इससे पूर्व क्रांति की शुरुआत पटना में कमिश्नर विलियम टेलर ने उन्हें पटना आकर मिलने का निमंत्रण दिया था। इससे पूर्व क्रांति की शुरुआत में ही पटना का जो कमिश्नर है विलियम टेलर, उन्होंने बोला था, उसने विलियम टेलर ने बाबू कुंवर सिंह को बोला कि आप हमसे आके मिलिए, परंतु मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को देखते हुए उन्होंने पटना न आने का निर्णय लिया कि हम मिलने नहीं जाएंगे, हमारे साथ भी विश्वासघात हो सकता है। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूक का गोला बारूद बनाने के कारखाने का स्थापित किया और दुर्ग की मरम्मत करवा ली। जगदीशपुर में, इस जगह का नाम पूछ सकता है कि कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। इस विद्रोह में उनके सहयोगी में उनके भाई अमर सिंह, भतीजा राजभंजन सिंह, निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहबाज के चार जमींदार शामिल थे। कुंवर सिंह ने अपने सैनिकों से सहयोग के संघर्ष की शुरुआत की। उन्होंने सर्वप्रथम आरा को ब्रिटिश सैनिक से मुक्त कराने का असफल प्रयास किया। कहाँ को? आरा को उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से मुक्त कराने का असफल प्रयास किया था, सफल नहीं हुए थे उसमें, किंतु दूसरे प्रयास में उन्होंने आरा पर अधिकार कर लिया, नागरिक सरकार गठन किया, स्वयं को यहाँ का शासक घोषित कर दिया। आरा में उन्होंने स्वशासन की घोषणा कर दी कि हम ही अब यहाँ के शासक हैं। उन्होंने इस विद्रोह के दौरान अनुशासन बनाए रखा तथा इस दौरान एक भी यूरोपियों की हत्या नहीं हुई थी। यहाँ जब आरा पर उन्होंने कब्जा किया, आरा के हाथ से निकल जाने के उपरांत ब्रिटिश सरकार सख्ते में आ गई और दानापुर के 500 यूरोपीय और भारतीय सैनिकों की फौज के साथ कैप्टन डनवर आरा पहुंचा। डनवर, क्या नाम था इनका? कैप्टन डनवर, ये आरा पहुंच गए। 30 जुलाई के हुए संघर्ष में कुंवर सिंह एक बार पुनः विजयी हुए। इस जीत से जनता का उत्साह और बढ़ा और वह भी विद्रोह में शरीक हो गई। अब जनता भी विद्रोह में शरीक हो गई है। इसी बीच मेजर विंसेंट आयर ने 2 से 3 अगस्त को आरा पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में बाबू कुंवर सिंह की स्थिति कमजोर होने लगी। इस तरह आरा अभियान का पतन हो गया था। आरा अभियान का पतन हो गया और कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध पद्धति, क्या होता है गुरिल्ला युद्ध पद्धति? जो आजकल नक्सली लोग अपनाते हैं। गुरिल्ला मतलब छुप के वार करो फिर भाग जाओ, है ना, अचानक से सरप्राइज अटैक फिर भाग जाओ, इसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। सामने से आमने सामने की लड़ाई नहीं करते हैं। कुंवर सिंह जब यहाँ से बच निकलने में कामयाब रहे तो सासाराम होते हुए रोहतास गए। यहाँ के रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिक उनके साथ मिल गए। इन सैनिकों के साथ लेकर वो लखनऊ पहुँचे। यहाँ के नवाब ने उन्हें शाही पोशाक, हजारों रुपये, आजमगढ़ के किले का फरमान देकर विदा किया। समझ रहे हो, लखनऊ का नवाब ने उनको सम्मानित किया और आजमगढ़ के किले का फरमान भी दे दिया कि आप आजमगढ़ किले से अपना सैनिक संचालन कीजिए। उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर की लड़ाई में हिस्सा लिया। 29 नवंबर 1857 कानपुर में कब्जे के समय तात्या टोपे नाना साहब के साथ कुंवर सिंह भी डिविजनल कमांडर थे। कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह की वीरता को सबको प्रभावित किया। कानपुर की विजय के पश्चात नाना साहब को यहाँ पदस्थापित कर कुंवर सिंह आजमगढ़ की तरफ बढ़े, जहाँ उन्हें अली करीम व इसके 300 सिपाहियों का साथ मिला। साथ ही घाघर नदी के तट पर 1800 सैनिकों के साथ उनके भतीजे ने भी उनका साथ दिया। काफ़ी डिटेल में दिया हुआ इसमें कुंवर सिंह जी की 1857 के विद्रोह की पूरे चरण वाइज दिया हुआ है। हालांकि कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु इनकी सामरिक कुशलता के आगे वे विवश हो गए। आजमगढ़ पर भी अधिकार करने के क्रम में अतरौलिया के मैदान में, कहाँ पर? अतरौलिया, अभी तक नहीं गया है बीपीएससी का नज़र इस पर।
औतरौलिया के मैदान में 22 मार्च 1858 को कर्नल मिलमैन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ भीषण संघर्ष हुआ, जिसके पश्चात कुंवर सिंह का आजमगढ़ के किले पर अधिकार हो गया। इन्होंने आजमगढ़ के किले पर भी अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह की आजमगढ़ विजय ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। तात्कालिक गवर्नर जनरल कैनिंग के आदेश पर इलाहाबाद से लॉर्ड काके और लखनऊ से लुगार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आजमगढ़ पर आक्रमण किया, किंतु इससे पहले ही वीर कुंवर सिंह जी अपनी कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपनी सेना को 2 टुकड़ों में बांटकर एक टुकड़ी को आजमगढ़ में अंग्रेजी सेना को उलझाने में लगाए रखा और दूसरी टुकड़ी के साथ निकल भागने में सफल हो गए, है ना। अंग्रेजों को भी घेर दिया उन्होंने, खुद भी वहाँ से निकल गए। भीषण संघर्ष को उपरांत अंग्रेजी सेना का आजमगढ़ किले पर अधिकार हो गया, किंतु वह कुंवर सिंह जी को पकड़ने में असफल रही। डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उनका पीछा किया, डगलस के नेतृत्व में, और उनकी गिरफ्तारी मदद के लिए 25,000 के पुरस्कार की घोषणा की, किंतु वो भाग निकलने में कामयाब रहे। यहाँ से भागकर वो 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर के मन्नाहोर गांव पहुँचे। यहाँ पर गांव वालों ने विजेता के रूप में उनका स्वागत किया था और तथा उन्हें सेना सहित गंगा नदी पार करने के लिए नौका की व्यवस्था कराई। लेकिन इसी बीच डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना एक बार पुनः आक्रमण कर दिया यहाँ पर इस गांव में, और लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगी। बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक भी युद्ध नहीं हारे थे, एकमात्र ऐसे विद्रोही थे वो। इस युद्ध में हालांकि वे नदी पार कर भागने में कामयाब रहे, किंतु हाथ में गोली लग जाने के कारण उन्हें अपना एक हाथ गंवाना पड़ा, है ना। और इसी अव्यवस्था में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर गांव पहुंचे। लेकिन इसी दौरान कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जगदीशपुर पर धावा बोला और कुंवर सिंह के साथ एक भीषण संघर्ष हुआ। हालांकि अंग्रेज जगदीशपुर पर अधिकार करने में असफल हुए, किंतु अपने जीवन के अंतिम युद्ध में विजय प्राप्त करने के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो गई, है ना। उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बाद उनका भाई, छोटा भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया और शाहबाद के क्षेत्र में उनका नियंत्रण कायम रहा। सरकारी दबिश के बावजूद नवंबर 1858 तक अंग्रेज इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के क्षमादान के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले थे। जब क्षमादान कर दिया गया, सबको क्षमा कर दिया गया, तो उसके बाद विद्रोहियों ने यहाँ पर हथियार डाले थे। उपर्युक्त स्थितियों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुंवर सिंह जी के 1857 की क्रांति में अविस्मरणीय भूमिका रही। ये अंग्रेजों के सामने भारतीय प्रतिरोध के सशक्त अभिव्यक्ति बनकर उभरे थे। तो ये था कुंवर सिंह जी की कहानी, और इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, ये सब कहानी दी हुई है, ये सब कभी पूछता नहीं, ये तो पता होगा, ये लाइन सबको पता होता बिहार में, ये वाला। उसके बाद से 1857 के क्रांति की असफलता का कारण दिए हुए हैं, जिसको मैं मोरली आपको बता देता हूँ, ओरली आप सुन लेना। इसमें कुछ कुछ कारण हैं। जैसे पहला होता है कि संगठन का अभाव था, है ना। दूसरा होता है कि संगठित विद्रोह नहीं था। दूसरा था कि हथियार, वो बंदूक, आधुनिक बंदूकों से लड़ रहे थे और हम तलवारबाज वगैरह से लड़ रहे थे। तीसरा होता है कि सबका जो उद्देश्य था युद्ध का वो अलग अलग था। बाबू कुंवर सिंह जी का था कि उनकी ज़मींदारी वापस मिल जाए, रानी लक्ष्मीबाई जी का था कि उनको अपनी झांसी मिल जाए, है ना। एक पूरे देश का स्तर पर ये नहीं था कि अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देना, उनका था कि बस हमारे क्षेत्र हमारे हाथ में लग जाए, जो मेन कारण दिया जाता है। संचार व्यवस्था जो थी वो विद्रोहियों को बहुत ज़्यादा परेशान की हुई थी। एक विद्रोही ने मरते हुए को बोला था कि ये ब्रिटिश तार व्यवस्था जो है इसने हमारे गर्दन में तार लपेट दिया, समझ रहे हो ना। उसके बाद से ये रहा, और जो समाज का बहुत बड़ा वर्ग था, जो पढ़े लिखे लोग थे और जो यूनिवर्सिटी वगैरह के छात्र थे, उन लोगों ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। वो बोल रहे थे कि ये जो पुराने सामंत हैं, राजा हैं, नेता हैं, ज़मींदार, ये हमें फिर से मध्यकालीन भारत में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर इन्हीं का राज होगा। वो मानते थे कि अंग्रेज़ भारत में आधुनिकीकरण के प्रणेता हैं। तो इस तरह से ये विद्रोह की असफलता के बहुत सारे कारण थे। इसमें फिर मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ कि बिहार के अनेक जमींदारों ने विद्रोह के दमन में अंग्रेजी सरकार की सहायता की। इसमें बेतिया, हथुआ के राजा, सुरसंड और पंडोल के जमींदार, मुजफ्फरपुर का महंत परिवार आदि शामिल था। इन लोगों ने अंग्रेज़ों की ही मदद की थी। इसके अलावा अगर बड़े राजा की बात करें तो सिंधिया जो हैं, अभी भी हैं सिंधिया, इन लोगों ने भी मदद किया था। इसके अलावा जैसे पंजाब के शासक, पंजाब के, नेपाल के गोरखा शासक, ये सभी मदद में खड़े थे अंग्रेज़ों के, है ना। जो कैनिंग है उसने भाषण देते हुए बोला था कि अगर ये शासक हमारे साथ खड़े नहीं होते तो हमें 1857 में ही भारत छोड़ कर भागना पड़ जाता। परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम क्या हुआ? यद्यपि इस विद्रोह के कुछ एक महीनों में ही पूरी तरह दबा दिया गया, लेकिन इसका परिणाम आया। क्या परिणाम आया? एक तो आया 1858 का एक्ट,
जिसके द्वारा ब्रिटिश महारानी को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों भारत की सत्ता थी उसको छीनकर क्राउन के हाथों में सत्ता दे दी गई। ब्रिटिश क्राउन को अब हम भारत की सत्ता सौंप दी गई और फिर 1861 का एक्ट बनता है, 1861 का एक्ट, जिसमें अध्यादेश लाने की शक्ति दी जाती है और गवर्नर जनरल जो है उसको भारत का वाइसराय घोषित कर दिया जाता है। भारत का वाइसराय घोषित किया जाता है 1858 एक्ट के तहत। जो कैनिंग है वो भारत का पहला वाइसराय है। वाइसराय का मतलब होता है ब्रिटिश ताज के बिल्कुल प्रत्यक्षतः शासन भारत में स्थापित हो गया। तो यही है इसका परिणाम और वो जो हमने अभी पढ़ा असफलता का कारण, ये दो भी परिणाम थे। इसके अलावा एक और परिणाम निकला, पील कमीशन को गठित किया गया। पील कमीशन क्यों बना था? जो ब्रिटिश सैनिक थे भारत में या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे, सैन्य व्यवस्था में सुधार के लिए पील कमीशन का गठन किया गया था। ये सब मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, इस बुक में दिया हुआ है कि नहीं पता नहीं। पील कमीशन क्यों गठित? इसमें क्या हुआ फिर कि भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी उसके अनुपात को कम किया कर दिया गया। पहले क्या होता था कि 5 सैनिकों में 2 अंग्रेज होते थे और 3 भारतीय होते थे। अब इसको क्या कर दिया गया, 4 ब्रिटिशर्स होंगे, 3 ब्रिटिशर्स होंगे और 2 के करीब में भारतीय होते थे। अनुपात को उलट दिया गया। मद्रास प्रांत वगैरह सब में वही रहा अनुपात। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विद्रोह नहीं हुए थे। दक्षिण भारत का इलाका विद्रोह से कम कम अशांत हुआ, बहुत कम ही विद्रोह छिटपुट ही हुए कहीं कहीं पर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई भारत में, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हम भारत के किसी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और राज्य का अपहरण भी नहीं करेंगे। जैसे अवध का जो अपहरण किया गया था डलहौजी के द्वारा 1856 आसपास, वो सब तरीके अब बंद कर दिए गए। हड़प नीति खत्म कर दी गई भारत में और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप को भी खत्म कर दिया गया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन पर आ गया हम लोग। ओके, होम रूल लीग आंदोलन जो होता है, स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में आए शून्य को भरने के साथ ही बदलते परिदृश्य में अप्रासंगिक हो चुकी नरमपंथी राजनीति के मद्देनजर कांग्रेस में शामिल हुई एनी बेसेंट तथा मांडले जेल से रिहा तिलक ने सुसुप्त पड़ी कांग्रेस को एकजुट करने की राजनीति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने आयरलैंड के होम रूल लीग के तरह, जो होम रूल लीग आंदोलन हम पढ़ते हैं वो आयरलैंड के तर्ज पर भारत में शुरू किया गया था एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। भारत में भी स्वशासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया। अगला है कि दूसरी तरफ प्रथम विश्व युद्ध जनित कठिनाई, प्रथम विश्व युद्ध जो इस समय शुरू हो गया तो होम रूल के समय सबको पता होगा, वस्तुओं के मूल्य और करों में वृद्धि के चलते जनता में असंतोष व्याप्त था। साथ ही विश्व युद्ध के दौरान उत्पादन में कमी तथा मांग में वृद्धि होने से भारतीय पूंजीपति लाभ की स्थिति में थे, इसलिए यह वर्ग भी स्वशासन के अधिकार के पक्ष में था। जो भारत की पूंजीपति वर्ग थे इनको भी खूब लाभ प्राप्त हो रहा था युद्ध के दौरान, है ना। लेकिन गरीब आदमी तो पिस रहा था। तो पूंजीपति वर्ग को जब लाभ प्राप्त हो रहा था इसने बोला कि ठीक है अब हमें पैसा आ गया तो हम खुद ही शासन चलाएंगे। होम रूल लीग का मतलब होता है हम स्वशासन। किस तरह का स्वशासन था इस समय? तो उसको क्या बोला जाता है, डोमिनियन स्टेटस के साथ कि भारत में आप शासन कर लो लेकिन हमें अपना शासन करने दो। इन परिस्थितियों में एनी बेसेंट ने अपने अखबार न्यू इंडिया, इसका पूछ सकता है न्यू इंडिया किसका अखबार है? एनी बेसेंट जी का अखबार है, और कॉमनवेल्थ के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य आरंभ किया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने एवं 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट जी ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। 28 सितंबर को तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, पहले बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल लीग आता है, फिर एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग आता है। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्वक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति, जनता में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना, जिला, नगर पालिका, प्रांतीय स्तर पर स्थानीय सरकार का निर्माण करना, जातिवाद व छुआछूत की भावना का निर्मूलन कर राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक आधार प्रदान करना। जातिवाद, ये सब देखो, ये अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी काम आएगा। जातिवाद, छुआछूत की भावना का निर्मूलन करना, ये भी एक होम रूल लीग का उद्देश्य था। राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जनाधार मिला। लोगों तक आंदोलन को ले जाने का काम 2 आंदोलन ने किया। पहले स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के पश्चात, और होम रूल लीग आंदोलन 1915 ईस्वी। उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी 1915 में एंट्री होती है। उसके बाद फिर आंदोलन का रुख और बदल जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच जन जागरण संबंधी पत्रिकाओं, पुस्तकों का वितरण, राजनीतिक वाद विवाद, डिबेट किंग क्लब भी बहुत सारे बनाए गए थे जगह जगह, बिहार में, बंगाल में या पूरे देश में। साप्ताहिक हाटों और धर्म स्थलों पर जनसभा आयोजित कर जनता से जुड़े मुद्दे को उठाना भी होम रूल लीग में शामिल था।
जहाँ तक होम रूल लीग आंदोलन बिहार की भूमिका का प्रश्न है, तो केंद्रीय विधानसभा के जिन 19 सदस्यों ने भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया था, उस पर हस्ताक्षर करने वालों में बिहार के मजरूल हक भी शामिल थे। केंद्रीय विधानसभा जो थी दिल्ली में उस समय अंग्रेजों की विधानसभा, उसमें मजरूल हक जी ने भी हस्ताक्षर करके एक लेटर भेजा था जिसमें था कि हमें स्वशासन दिया जाना चाहिए। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 सितंबर 1916 को पटना में मौलाना मजरूल हक जी के नेतृत्व में हुई और इसमें सरफराज हुसैन को उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी साहित्य को मंत्री बनाया गया। यहाँ पर देखो नाम आ गया, सरफराज हुसैन को उपाध्यक्ष, मजरूल हक जी के नेतृत्व में पटना में एक बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हो गई। सरफराज हुसैन को उपाध्यक्ष बनाया गया और चंद्रवंशी साहित्य जी को मंत्री बनाया गया था। इस आंदोलन के अन्य सक्रिय सदस्य हसन इमाम व पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा भी थे। इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, नाम को कम से कम नोट डाउन कर लेना, ये बीपीएससी में आपको सीधा सीधा पूछेगा। और 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन टफ होने वाला है, पहले से ही तैयारी कर दो। 68वीं बीपीएससी भी जब बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आएगा, वो भी टफ होगा। और अगर आपको केबीसी नैनो के जो बिहार समग्र आता है उससे अगर पढ़ना हो बिहार पूरा, एक एक लाइन पूरे सारे चैप्टर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब पढ़ाया हुआ है बिहार का, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ओके। बिहार में इस आंदोलन का प्रभाव चंपारण को छोड़कर अन्य सभी हिस्सों में देखने को मिला। चूंकि इस समय चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह चल रहा था, इसलिए गांधी जी ने एनी बेसेंट की प्रशंसा तो की, लेकिन उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा बनने से रोका था। समझ रहे हो ना, बिहार के चंपारण में भी इस समय आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने एनी बेसेंट जी को बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चंपारण के लोगों को बोला कि अभी होम रूल लीग में आप लोग मत जाइए, आप लोगों का भी दूसरा आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। राज्य के मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद, इनका नाम पूछा है कई बार बीपीएससी ने, के नेतृत्व में सारण में बजरंग सहाय और तारणी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में होम रूल लीग के सदस्य घड़ी की चेन के साथ जस्ता का एक बिल्ला पहनते थे जिस पर अंग्रेजी भाषा में होम रूल लीग लिखा होता था। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट को दो बार पटना आई। वो पहली बार 18 अप्रैल 1918 को पटना आकर उन्होंने सभा को संबोधित किया। उनके संबोधन का विषय था विश्व युद्ध में सहायता के बदले स्वशासन की मांग। हम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेंगे, उसके बदले हमें अपना स्वशासन चाहिए। 25 जुलाई 1918 को दूसरी बार वे पटना आई। यहाँ पर उन्होंने संवैधानिक सुधार संबंधी प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। हालांकि होम रूल आंदोलन भारत में तथा बिहार में व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार किया, अर्थात जुझारू योद्धा तैयार किए। आंदोलन के लिए जुझारू लोगों की पूरी फौज खड़ी कर दी। आगे चल के गांधी आंदोलन में यही जुझारू योद्धा आज़ादी की मसाल को लेकर आगे बढ़े। होम रूल लीग के बारे में और कुछ मैं फैक्ट बना देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू से लेकर बड़े बड़े जितने नेता थे सब लोग होम रूल लीग के सदस्य थे, है ना। क्या महात्मा गांधी इसके सदस्य बने कभी भी? महात्मा गांधी इसके सदस्य कभी भी नहीं बने, लेकिन उन्होंने 1920 ईस्वी के आसपास इसकी अध्यक्षता की थी। और जब उन्होंने अध्यक्षता की तो इसका नाम बदल दिया उन्होंने। होम रूल लीग का नाम बदल कर क्या नाम रखा उन्होंने? उसका नाम कर दिया उन्होंने स्वराज सभा। महात्मा गांधी जी ने होम रूल लीग की सदस्यता कभी भी ग्रहण नहीं की, लेकिन उन्होंने इसकी एक बार अध्यक्षता जरूर की जब बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी असहयोग आंदोलन शुरू होते ही। उसके बाद इन्होंने होम रूल लीग का नाम बदल कर क्या कर दिया गांधी जी ने? स्वराज सभा। इसको जरूर याद रखना, पूछ सकता है आपको, इस बुक में नहीं दिया हुआ है। चंपारण सत्याग्रह 1917, ये बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी में भी बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर बिहार का चंपारण जिला महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा अपनाई गई पद्धतियां आगामी गांधीवादी आंदोलन का मुख्य आधार बनी। यह शोषणकारी आर्थिक शक्तियों के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था। हालांकि चंपारण की समस्या काफ़ी पुरानी थी। 19वीं सदी के शुरुआत में गोरे बगान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध कर लिया था, जिसके तहत यहाँ किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है बिहार में, उसके से 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती जरूर करनी थी, है ना, अनिवार्य कर दिया गया था। इसे 3 कट्ठिया प्रथा कहा गया कि 3 कट्ठे पर आप 3 कट्ठे पर नील की खेती जरूर करोगे। ये भी पूछा है कि कितने हिस्से पर करना था, तो 20/3 है ना। ये देखो यहाँ पर 3/20 हिस्से पर आपको खेती करना था। ये बीपीएससी मैं बता रहा हूँ, अभी 67वीं कैंसिल हुआ ना, 66वीं का क्वेश्चन है ये, 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये कि कितने हिस्से पर खेती करना था। उसमें ये नहीं बोला था 3 कट्ठिया पर था, उसमें 3/20 दिया था, 20/3 भी था ऑप्शन में, उसके बाद से 4/20 दिया था। तो इस तरह भी याद रखना 3/20।
और 66वीं बीपीएससी में तो ये भी पूछा था कि गांधी जी ने नमक यात्रा जो की थी तो वो कितने दिन चली थी, 24 दिन की यात्रा करीब में की थी, ये भी पूछा था। तिनकठिया व्यवस्था पर शुरू हो गया था। शोषण की इस तरीके को नील उपजाने हेतु विवश किया गया था और मेहनताना या बेगार के रूप में कार्य करना, नील उपजा न पाने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाना आदि शामिल था। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज से विदेशी बाजार में नील की मांग कम होगी। हुआ क्या, उससे पहले नील का उत्पादन खेतों में होता था, खेत बंजर हो जाते हैं नील के उत्पादन करने से, समझ रहे हो ना। तो जब रासायनिक केमिकल नील बनना शुरू हो गया तो और आपको पता ही है ये अटेरनम है कि भाई ये अब खेती नहीं करेगा कोई, क्योंकि वो सस्ता होता था। किसानों में स्थिति का लाभ उठाकर नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों की स्थिति का फायदा उठाने की मंशा से किसानों को इस अनुबंध से मुक्त करने के एवज में लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, मुक्त होना है तो पहले कर पूरा करो। इस तरह के उत्पीड़न शोषण के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने लगी। 1908 में इनके खिलाफ विद्रोह मुखर हुआ, किंतु पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका के उदासीन रवैये ने इनकी मुक्ति को और कठिन बना दिया। 1908 में पहली बार इनके खिलाफ आवाज़ उठने शुरू हुए थे। किसानों की समस्या को लोगों के समक्ष रखने बिहार के दैनिक समाचार पत्र, 2 समाचार पत्र का नाम आता है, पूछ लेगा किस समस्या को उन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों के सामने रखा। बिहारी और प्रताप नामक समाचार पत्र है जिसने चंपारण की दूरदर्शिता को पूरे देश में बताया। इस समाचार पत्र में छपे लेखों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान भी इस ओर खींचा कि भाई चंपारण में कोई बड़ी समस्या चल रही है। इसी क्रम में 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे। इनका नाम बीपीएससी हर साल पूछता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। राजकुमार शुक्ल जी भी थे। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 1916 में जो हुआ है, ओके। और तो इसी अधिवेशन के में गांधी जी से इन्होंने आग्रह किया कि भाई आप चलिए चंपारण, वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। 1917 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण बुलाने के उद्देश्य उनके पीछे तब तक घूमते रहे जब तक कि गांधी जी चंपारण आकर किसानों का नेतृत्व करने को राजी नहीं हो गए। बिल्कुल पकड़ के लेके आए गांधी जी को। ब्रज किशोर प्रसाद ने गांधी जी के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, सारे नाम नोट डाउन करना, ब्रज किशोर प्रसाद, जिसमें चंपारण की समस्या के निदान के लिए एक समिति गठन की बात की गई, जिसमें सरकार व गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान था। अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना और मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन पर रोक लगा दी, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। पहली बार भारत में कोई ऐसा था जिसने अंग्रेजों को बोला कि तुम आदेश पारित करते रहो, हमें जो मन होगा हम वही करेंगे। गांधी जी द्वारा किसी अनुचित आदेश की अवज्ञा तथा उनके शांतिपूर्ण प्रतिरोध तात्कालिक राजनीति में नई चीज़ थी कि भाई किसी ने अंग्रेजों की बात को ठुकरा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के भारत में, गुलाम वाले भारत में। चंपारण पहुंचकर उन्होंने अपने सहयोगियों ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन सारे नाम को लिख के दीवार पर चिपका देना। सिन्हा आदि के साथ गांव में घूम घूम कर किसानों की स्थिति का जायजा लिया। गांधी जी के आगमन से ने किसानों को एक नए उत्साह से भर दिया। गांधी मूवी देखना, यूट्यूब पर मिल जाएगा, हॉलीवुड ने बनाई हुई है, ऑस्कर विनिंग मूवी है। गांधी मूवी देखना, बहुत कुछ पता चलेगा चंपारण के बारे में। बहुत दयनीय स्थिति थी उस समय। इसी बीच गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इन सारे मामलों की जांच के लिए FG स्लाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रीयन समिति का गठन किया। किसके नेतृत्व में? स्लाई, FG स्लाई, चंपारण एग्रीयन कमेटी, ओके। गांधी जी को भी इस समिति का सदस्य बना दिया गया कि भाई आप भी शामिल होइए। इसके अन्य सदस्यों में LC अडानी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और DJ रीड एवं G रैनी शामिल थे। इन सब के नाम एक जगह लिख के रख लेना, नोट्स बन जाएगा। मजबूत साक्ष्यों का आधार बनाकर वे सरकार को समझाने में सफल हुए कि तीनकठिया पद्धति खत्म होनी चाहिए। उन्होंने आयोग के समक्ष यह पक्ष भी रखा कि किसानों से अवैध वसूले गए पैसे के लिए उन्हें हर्जाना दिया जाए। नील बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए और 1 दशक के भीतर ही इस बगान मालिकों ने चंपारण को भी छोड़ दिया। चंपारण से छोड़ कर निकल गए, 25% पैसा भी लौटा दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेज किसी से पैसा लेने की जगह उनको लौटा रहे थे, समझ रहे हो। इसीलिए चंपारण का इतना ज़्यादा महत्व है भारत के आंदोलन में, और गांधी जी का इतना ज़्यादा महत्व है। हालांकि गांधी जी की इस आधार पर आलोचना की गई कि उन्होंने 100% वापसी की मांग नहीं की। इस पर गांधी जी का कहना था कि 25% रकम लौटाना भी गोरे मकान मालिकों के लिए बेइज्जती ही थी। मेन ये नहीं था कितना पैसा वापस किया, मेन ये था पैसा जब वापस किया उन्होंने, इसका मतलब ये था उन्होंने अपनी गलती को माना। समझना इस चीज़ को, पहली बार अंग्रेजों ने अपनी गलती को माना और 25% पैसा लौटाने को राजी हुए।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि किसानों के कष्टों के निवारण के लिए किए गए उपाय अपर्याप्त जरूर थे, लेकिन पहली बार शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से अपनी बातें मनवा लेना तात्कालिक समय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, है ना। वो भी अंग्रेज़ों से जो पैसा सबसे छीन लेते थे उनसे पैसा निकलवा लिया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान पहली बार किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। पहली बार किसानों की समस्या को कोई बड़ा नेता पूरे देश के स्तर पर उठा रहा है। इसके पश्चात राष्ट्रीय परिदृश्य में अनेक किसान आंदोलन देखने को मिलते हैं। किसान आंदोलन की शुरुआत जो होती है, मेन मतलब मुख्य धारा किसान आंदोलन की शुरुआत वो चंपारण सत्याग्रह से ही होती है। चूँकि भारत गाँव में बसता है, अतः किसानों की समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास ने इस वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर अपने जनाधार को व्यापक बनाया। गांधी जी द्वारा भारत की धरती पर पहली बार सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया गया। सविनय अवज्ञा एक हुआ है 1930 ईस्वी में, और सहयोग आंदोलन का भी सविनय अवज्ञा प्रथम कहा जाता है। ये 2020 वाले जो 66 बीपीएससी हुई है उसमें पूछा था कि भारत का पहला प्रथम सविनय अवज्ञा कौन सा था, तो उसमें चंपारण ही मारना था आपको। ओके, चंपारण ही मारना था, समझ रहे हो ना। तो उस प्रथम सविनय अवज्ञा भी कहा जाता है इसको। पहली बार सविनय अवज्ञा सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया गया, जिसमें आंदोलनकारियों को विकट परिस्थितियों में भी संयम साहस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। 1917 के चंपारण को पहला सविनय अवज्ञा भी कहा जाता है। इसको लिख के रख लेना, पूछा है 66 बीपीएससी में। खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। आपको पता है तुर्की का जो खलीफा था उसको अंग्रेज़ों ने सारे अधिकार छीन लिए थे, तो उसके कारण भारत के मुस्लिम वर्ग जो थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरोध कर रहे थे, जिसको गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना इसको पूरे राष्ट्र स्तर पर हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए यूज़ किया जाए। तो खिलाफत आंदोलन उसी का परिणाम था, जो बाद में असहयोग आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर पहली बार भारत में छेड़ा गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन था। हालांकि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के क्रम में आरंभ हुआ था, किंतु इस आंदोलन के मूल में भारतीय मुसलमानों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष की भावना भी थी। इससे पूर्व 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो चुका था और राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था 1916, कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन में। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, 1916 के ही लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में भी समझौता हो गया था। ओके, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, याद रखना। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सरकार की कारगुजारियों से हिंदू और मुसलमान दोनों असंतुष्ट थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो सरकार भारतीयों के साथ व्यवहार कर रही थी और रॉलेट एक्ट लाया गया था, आपको पता होगा। उसके बाद से रॉलेट एक्ट के बाद से 1919 का जो एक्ट पारित किया गया वो भी दमनात्मक ही था, एक तरह से कुछ भी नहीं मिला, जबकि हमने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। हम उससे आशा कर रहे थे कि हमें होम रूल लीग मिलेगा, स्वशासन का अधिकार मिला क्या हमें? तो रॉलेट एक्ट मिला, है ना। किंतु इस युद्ध के समाप्ति के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य वही तुर्की को बंदर बांट आरंभ हुई। इससे विश्व के अन्य मुसलमानों के साथ भारतीय मुसलमानों में भी असंतोष भड़क गया। 1919-20 में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन छेड़ दी। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था खलीफा की सर्वोच्चता को स्थापित करना, तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध खलीफा के पक्ष में जनमत को तैयार करना। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक में गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत कमेटी की बैठक के अध्यक्ष कौन थे? गांधी बाबा थे। ब्रिटिश सरकार के समक्ष खलीफा के साथ न्याय करने की मांग रखी गई। इस आंदोलन के आरंभ में मुख्य रूप से 2 प्रविष्टियां दृष्टिगत होती हैं। कौन कौन सी प्रविष्टियां? पहला नरम गुट, इस आंदोलन को संवैधानिक रास्ते पर लेकर चलने को उत्सुक था। दूसरा गरमपंथी गुट, जो हिंदुओं को इस बात आंदोलन से जोड़कर एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ना चाहता था। समझ रहे हो, 2 गुट थे। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई। 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार करने के लिए लोकमत बनाने की बात की गई कि खलीफा के साथ आप एक उचित व्यवहार कीजिए। पटना में हसन इमाम जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। हसन इमाम जी का नाम याद रखना। इस दौरान मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रेस की संधि की शर्तों पर प्रकाशन के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावनाओं में और उबाल आ गया। हम कहाँ चाह रहे थे खलीफा के साथ कि अच्छा व्यवहार करे, भारतीय मुसलमान चाह रहे थे, लेकिन सेब्रेस की संधि के साथ तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। गांधी जी ने इस संधि का विरोध करने का फैसला किया तथा उन्होंने शांति स्थापना के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे समारोहों के बहिष्कार का निर्णय लिया।
गांधी जी के इस बयान पर बिहार में स्वागत हुआ और 30 नवंबर को पटना में आयोजित सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया। मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में रांची में भी मुसलमानों ने इस समारोह का बहिष्कार किया। 1920 में इस आंदोलन के प्रभाव में और भी व्यापकता आ गई और 12 मार्च 1920 को पूरे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल का आयोजन किया था। इसी बीच खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आकर कई सभाओं का संबोधन किया। अप्रैल और मई के बीच मजरूल हक जी ने भी बिहार के अनेक भागों की यात्रा की। उन्होंने मोतिहारी, छपरा में जनसभाओं को संबोधित किया मजरूल हक जी ने, और मौलाना शौकत अली जी ने पटना में संबोधित किया और अंग्रेजों द्वारा खलीफा के प्रति दुर्व्यवहार की जानकारी सभी को दिया और बोला कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर रखना, हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा अंग्रेजों से। 15-16 मई 1920 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। ऐसा ही प्रस्ताव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रादेशिक सभा द्वारा भी पारित हुआ कि वो जो ब्रिटिश सरकार है उससे असहयोग करने का प्रस्ताव बिहार की जो प्रांतीय कांग्रेस थी, जैसे बीजेपी है ना, बीजेपी बिहार, उसी तरह से उस समय में प्रांतीय कांग्रेस जो थी बिहार की, मजरूल हक जी की अध्यक्षता वगैरह होती थी उसमें, और अनुग्रह नारायण सिंह कृष्ण जो बिहार केसरी हैं वो सब जुड़े हुए थे उससे। तो उसी की बात हो रही है। जून में पटना सिटी में गुलाम इमाम और उनके सहयोगियों ने आम सभाओं को संबोधित करते हुए ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने की अपील की। असहयोग का मतलब क्या होता है? हम आपका कोई भी काम नहीं करेंगे, हम आपको सरकार ही नहीं मानेंगे, तो आप हम पे शासन कैसे करोगे। 1 अगस्त 1920 को पटना में आयोजित एक सभा में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यता त्याग दी। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य थे, प्रांत का जैसे बिहार का है ना विधानसभा, उसी तरह से उसमें 1919 एक्ट के द्वारा बिहार में भी प्रांतीय सरकारों की गठन हुआ था, पूरे देश में ही हुआ था। और आरक्षित और हस्तांतरित विषय भी हम सुनते हैं जो इस बार यूपीएससी में पूछा है। तो प्रांत का जो विधानसभा था बिहार प्रांत का, उससे नूरुल हसन जी ने इस्तीफा दे दिया। ये उस समय के विधायक रहे होंगे उसके। और के शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। वकील मोहम्मद जुबैर ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसी तरह अब खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन एक साथ सक्रिय होने लगे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के विदेश अधिवेशन में 1920 में पारित किया गया। इसको जरूर याद रखना, कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसकी दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब भी होता है? हमेशा दिसंबर में होता है। तो दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में उसकी पुष्टि हो गई, किंतु बिहार में इसके पूर्व असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था तथा राष्ट्रवादियों ने सरकार से असहयोग भी प्रारंभ कर दिया था। जनवरी 1920 में गांधी जी और अली बंधुओं ने वाइसराय से मिलकर खलीफा के प्रति किए गए दुर्व्यवहार को लेकर प्रश्न उठाया। साथ ही मौलाना मोहम्मद अली ने इंग्लैंड जाकर प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के समक्ष भी इस प्रश्न को रखा, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। गांधी जी ने खलीफा के साथ किए गए अन्याय और हंटर कमीशन द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रति की गई लीपापोती के खिलाफ राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद अप्रैल 1919 ईस्वी के आसपास हुआ था। उसके बाद हंटर कमीशन बनाया गया था, हंटर कमीशन, जिसने लीपापोती की थी और जनरल डायर को लगभग में उसने निर्दोष साबित करके ही छोड़ा था। तो उसको लेके भी गांधी जी असहयोग आंदोलन पूरे देश में शुरू कर दिया था उन्होंने। इस तरह अब असहयोग और खिलाफत साथ साथ चलने लग गए और असहयोग आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के सामने खिलाफत आंदोलन का मुद्दा गौण हो गया। वहीं खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेताओं और संस्थाओं का ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन किया गया और तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद खिलाफत का प्रश्न तो खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन असहयोग चलता रहा और 1924 तक यह आंदोलन भी समाप्त हो गया, असहयोग आंदोलन भी खत्म हो गया। जहाँ तक इस आंदोलन का प्रभाव का प्रश्न है तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई थी। ये तो है, इसका मेन मुद्दा क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई और बस यही था, इसका मेन चीज़ तो यही था। सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, ये भी सच है, आलोचना की जाती है कुछ लोगों द्वारा, किंतु इसे गांधी जी की राजनीतिक भूल मानना, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को न समझना है। कुछ लोग गांधी जी को दोष देते हैं कि असहयोग आंदोलन के कारण देश में सांप्रदायिकता बढ़ी, ये गांधी जी की भूल थी। चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन दोनों में साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों की प्रधानता है, साथ ही खिलाफत आंदोलन किसी अन्य धर्म के खिलाफ चलाया गया आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन के माध्यम से जन भागीदारी बढ़ी थी और आंदोलन में व्यापकता भी आई थी। अब अगला है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, जिसको हम अगले लेक्चर में करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक मैं मास्टर वीडियो बना दूंगा और उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री अगले दो लेक्चर में मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा, अगले 2 लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा, है ना। भले ही थोड़ा बड़ा लेक्चर हो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना वीडियो को पसंद आ रहा हो तो, और शेयर करना वीडियो को। चैनल विजिट ज़रूर करो, वहाँ पर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, वो है ना। थैंक यू सो मच।